क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। तो आपको पता है कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में बेटा क्या करना है, आपको एक कार्य निकालना है यानी कि वर्क निकालना है, और दूसरी चीज़ क्या करनी है बेटा, दूसरी चीज़ आपको क्षमता निकालनी है, मतलब एफिशिएंसी। तो अगर ये दो चीज़ें आपने नहीं निकाली तो आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वर्क चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए, यानी कि कार्य और क्षमता चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या बातें कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम कार्य कैसे निकालेंगे और क्षमता कैसे निकालेंगे। क्षमता किसकी, ए और बी दोनों की, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो उस काम को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ए क्या करता है, प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहा है, तो 5 घंटे। तो इसके 5 घंटे ये प्रतिदिन काम करता है और कितने दिन में काम को कर लेता है, तो 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में ये काम को कर लेता है। अब हम बात करते हैं बी की कि बी कितना काम करता है। तो बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन, ये एक दिन में 6 घंटे काम करता है और उस काम को कितने दिन में कर लेता है, 10 दिन में कर लेता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यक्ति एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है और कितने दिन में उसने काम किया, तो उसके घंटे और दिन काम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सबसे पहला काम। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 40। यहाँ से आपका क्या बनेगा, वर्क बनेगा। एक ही एफिशिएंसी हम ए नहीं लिख रहे हैं, आप समझते जाइए। यहाँ पर कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 60। जैसे ही आप इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे उनकी क्षमताओं का अनुपात मिल जाएगा। जैसे हमें आपको ए और बी की क्षमता का अनुपात निकालना है ना यहाँ पर, तो कैसे निकलेगा, ये ए और बी की क्या आ जाएगा, क्षमता का अनुपात आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो आप इनको पलट दीजिए। पलटे कैसे भाई, तो आप इसको 60 कर दीजिए पहले और बाद में कर दीजिए 40। तो जो क्षमताओं का अनुपात आएगा तो आप कहेंगे सर वो 3:2 आ गया। देखिए कैसे होता है ये, इसको भी हम समझ लेते हैं जिससे आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए हमने बोला कि ए की क्षमता कितनी है, ए यूनिट की है, मतलब ए एक दिन में ए यूनिट काम करता है, एक घंटे में। एक दिन के 1 घंटे में ए यूनिट काम करता है। तो बताइए वो एक दिन में कितना, 5 घंटे काम करता है, तो 5 घंटे में कितना काम करेगा, 5 ए यूनिट। और कितने दिन में काम को करता है, तो 8 दिन में। तो 8 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए ने ये पूरा काम किया, तो ये क्या बन गया, ए के द्वारा किया गया कार्य हो गया। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं किसकी, बी की, तो बी की क्षमता को हमने बी यूनिट माना, मतलब बी एक घंटे में बी यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितने घंटे काम करता है, तो आप कहेंगे सर 6 घंटे। और कितने दिन में काम को किया उसने, 10 दिन में। तो अब आप बताइए ये भी क्या है, उसका कार्य बन गया कि नहीं। और ये लोग कैसा काम करते हैं, समान काम करते हैं, जो ए कर रहा है वही काम बी कर रहा है, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए कि ए और बी का अनुपात क्या निकलेगा। तो ए के बटे में किसको ला दिया हम, बी को। तो 60 के बटे में क्या जाएगा, 8 5 40 जाएगा। तो यहाँ से जो अनुपात निकलेगा वो 3:2 का निकलेगा। तो बताइए ये ए अनुपात बी क्या हो गया। ए को हमने माना था ए की क्षमता और बी को माना था बी की क्षमता, मतलब ए 1 घंटे में कितना काम कर सकता है वो आ गया और बी 1 घंटे में कितना काम कर सकता है वो आ गया, उनकी अनुपात आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है ये चीज़, इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं। ए के नीचे ए के घंटे और उसका दिन मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी के नीचे उसके घंटे और उसका दिन मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनको रेसिप्रोकल कर दीजिए। समझ में आ गया रेसिप्रोकल, क्योंकि पलट रही है, राशि प्रतिलोम हो रही है। तो ए और बी की क्षमता आ गई। अब देखिए आप ए की अगर हम क्षमता की बात कर ली हमने कि ए कितना काम करता है 1 घंटे में, 3। तो देखिए उसने 5 घंटे काम किया, 8 दिन तक काम किया, तो 40 में आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कार्य बन जाएगा। क्या बन गया, कार्य बन गया। कैसे बन गया, तो ए ने 1 घंटे में 3 करता है, 5 घंटे काम किया और कितने दिन काम किए, 8। तो 8 5 40 में 3 का तो मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो कार्य कितना आ गया, तो आप कहेंगे 8 4 40 और 3 120। तो 120 यूनिट का क्या है बेटा, कार्य है, काम है। अब ये 120 यूनिट का काम किसको करना है बेटा, तो आप कहेंगे 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे। तो बताइए कि ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, एक दिन के 1 घंटे में, प्रतिदिन की बात कर रहे हैं। तो ए और बी एक दिन के 1 घंटे में कितना करते हैं, ए करता है 3 1 घंटे में, बी करता है 2, मतलब 1 घंटे में ये 5 करते हैं। तो 8 घंटे में कितना करेंगे, तो 8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 40 यूनिट का काम करेंगे। मतलब ये एक दिन में 40 यूनिट काम कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ए 1 घंटे में 3, बी 1 घंटे में 2 करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 करेंगे। 8 घंटे में
40 करेंगे, और 8 घंटे मतलब एक दिन में 8 घंटे करते हैं, तो एक दिन में उन्होंने कितना कर लिया, 40 यूनिट काम कितना करवाना है, 120, तो कितने दिन लेंगे। तो दिन कैसे आते हैं बेटा, आपको पता है, इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, अब तो आपको आइडिया हो गया कि कार्य को किससे भाग दे दीजिए, क्षमता से, जिससे काम करवाना है। तो 40 से कितने बार कट जाएगा, आप कहेंगे 3 बार, तो 3 दिन में ए और बी उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। और प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, 8 घंटे। तो किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे बेटा आप, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। तो सिंपल सी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन यदि आपके पास कभी भी आता है तो आपको कार्य निकालना है और क्षमता निकालना है, यानी कि वर्क और एफिशिएंसी पर काम करना है। आपने वर्क और एफिशिएंसी निकाल ली तो टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं बेटा कि जो आपसे ना बने। ये चीज ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले चीज आपको याद रखनी है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो क्या होता है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो क्या होता है, और 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो क्या होता है। ये रेशियो अगर बेटा आपको याद रहेगा ना तो आपको आसानी से 3 साल, 2 साल और 4 साल का आप क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम बात करें कि 2 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI निकालना है, तो उसका रेशियो होता है 2:1। अब ये क्या होता है रेशियो, हम उसको भी समझेंगे अभी। अगर हम बोलें कि आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI निकालना है, तो 3 साल का जो रेशियो होता है चक्रवृद्धि ब्याज का वो 3:1 का अनुपात होता है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज किस अनुपात से निकालेंगे आप, 3 और 1 के अनुपात से। और अगर हम बात करें बेटा कि आपको यदि किसका निकालना है, 4 साल का, 4 साल का यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसका अनुपात होता है 4:6:4:1, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, यानी कि आपका रेशियो कौन सा लगेगा, 3 साल वाला, ये वाला रेशियो लगेगा, ठीक है। चलिए 3 और 1 का अनुपात लगेगा। अभी कैसे अप्लाई करेंगे, ये कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिया क्या है। हमें मूलधन कितना दिया, तो आप कहेंगे सर मूलधन दिया हमें 5,000 रुपये, ठीक। अब हम बात करें कि ब्याज की दर कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर दर जो हमें दी है वो 10% वार्षिक दी है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। समय कितना दिया, अगर हम टाइम की बात करें तो आप कहेंगे सर 3 साल दिया है। निकालना क्या है, तो आप कहेंगे सर 3 साल का CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मूलधन का ब्याज निकालेंगे। मूलधन मतलब 5,000, और 5,000 का क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। और आप जानते हैं परसेंट से 2 जीरो कट जाते हैं, तो यानी कि 5,000 का 10% आप कहेंगे सर 500, ठीक है। पहले आपने क्या किया, मूलधन का ब्याज निकाला। अब चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है बेटा, तो अब आप क्या करेंगे, सेकंड 3 साल की बात हो रही है तो ध्यान रखना 3 बार आपको ये करना है। पहले आपने मूलधन का ब्याज निकाल दिया, कितना आ गया 500, फिर आप ब्याज का ब्याज निकालेंगे, यानी कि 500 का 10% निकालेंगे, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि कितना आ जाएगा 50। अब अगर हम बात करें कि आपको तीसरे बार, यानी कि अब फिर से जो ब्याज आपके पास आया है 50, उसका 10% निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो ये आपने क्या निकाल लिया, मूलधन का ब्याज, फिर ब्याज का ब्याज, फिर इस ब्याज का ब्याज। अब इस अनुपात का इस्तेमाल करना है। 3 साल का CI कैसे निकालते हैं, 3 और 1 के अनुपात में होता है, यानी कि आपको जो मूलधन का ब्याज था उसमें 3 से मल्टीप्लाई, जो ब्याज का ब्याज था उसमें 3 से मल्टीप्लाई, जो ब्याज का ब्याज था उसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ये 1500 हो जाएगा, ये आपका 150 हो जाएगा, ये आपका 5 ही रहेगा। इन तीनों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यही आपके 3 साल का क्या हो जाएगा बेटा, CI हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1650, 1655, कितना हो जाएगा 1655 रुपये, यानी कि 3 साल का CI क्या निकल कर आ गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल आया 1655। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको 1655, तो ऑप्शन बी में दिया है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था CI का। अब आपको रेशियो हमेशा के लिए याद रखना है। 2 साल के लिए अगर इसी क्वेश्चन में बात करते तो ये वाला आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, 2 साल में आपको ये वाला निकालने की जरूरत नहीं थी, तो आप केवल इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते, इसमें 1 से।
तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 और ये 50, तो 1050 हो जाता। इसी क्वेश्चन में अगर 2 साल का CI पूछा गया होता, 4 साल का अगर पूछा गया होता बेटा तो आपको 5 का भी 10% निकालना पड़ता। फिर क्या करना पड़ता, आपको एक बार एक स्टेप और बढ़ना पड़ता, आपको इस 5 का भी 10% निकालना पड़ता, और 5 का 10% कितना होता 0.5। फिर आपको क्या करना पड़ता, 4 साल का रेशियो क्या है 4 6 4 1 का है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 6 से, इसमें 4 से और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते, जो रिजल्ट आते उन सबको आप ऐड कर देते, उन सबको जोड़ देते, फिर फाइनली आपको 4 साल का CI मिल जाता। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो छोटी संख्या का शेष 2 संख्याओं के बीच, मतलब जो छोटी संख्या उन 2 में से का मान बताना है। इन्होंने बोला है कि आपके पास 11 संख्या है, उनका औसत कितना है 36। तो आपको याद होगा हमने औसत आपको पढ़ाया है, औसत में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ये औसत क्या करता है, 2 संख्याओं को, 3 संख्याओं को, 4 संख्याओं को, जितनी भी संख्याओं का औसत आप ले रहे हैं उनको इक्वेट कर देता है, उनको बराबर बना देता है। मतलब अगर हमने बोला कि आपके पास कितनी संख्या है, तो आपने कहा संख्या हमारे पास कितनी है, तो आप कहेंगे सर संख्या हमारे पास 11 है। कितनी संख्या है 11, और उनके औसत की अगर हम बात करें कितना है, औसत की अगर हम बात करें कितना है, तो आप कहेंगे सर 36 है। यानी कि जो 11 संख्या है उनमें से हर एक को हम कितना एज्यूम करेंगे, कितना मानकर चलेंगे, हर एक को हम 36 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर औसत 36 दिया है, इसका मतलब हर एक संख्या 36 के बराबर होगी। ठीक। अब इसके बाद बोला है उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। चलिए तो संख्याएं कितनी है 9, उनका औसत कितना दिया, तो चलिए संख्याएं कितनी दी हैं आपको 9 दिए, और उनका औसत कितना दिया, अगर हम बात करें तो संख्याएं 9 है और उनका औसत कितना दिया है 34। तो 11 का औसत 36 था, 9 का औसत कितना दिया 34 दिया। शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, मतलब आपके पास लास्ट की 2 बची, उनका अनुपात कितना दिया है 2:3। तो यहाँ पर हमने एक संख्या मान ली और यहाँ दूसरी संख्या मान ली, मतलब लास्ट की जो 2 संख्या बची उनका अनुपात कितना है 2:3। उनमें से आपको छोटी संख्या बतानी है, तो ये बात कंफर्म है कि छोटी कौन सी होगी 2 यूनिट वाली, तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए जब यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे पास 11 संख्याओं का औसत 36 है और 9 संख्याओं का औसत 34 है, तो अगर सभी की सभी 11 संख्याओं का औसत 36 है, यानी कि 11 में से हर एक संख्या अगर 36 है, उनमें से 9 संख्या हमने कितनी बोली 34 है उनका, यानी कि हर एक 9 संख्याओं में से हर एक संख्या 34 है। तो यहाँ पर बताइए 36 और 9 में कितने का 34 में कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, 2 की कमी हो रही है। यहाँ पर औसत में 2 की कमी हो रही है, यानी कि जो 9 संख्याएं हैं उनमें से हर एक में कितने की कमी हुई 2 की, तो टोटल में कितने की कमी हुई, तो 9 दूनी 18 की कमी हुई। 9 दूनी किसकी कमी हुई 18 की कमी हुई। मतलब जो 2 शेष संख्याएं बची हैं आपके पास जिनका अनुपात 2:3 है, उनमें से हर एक संख्या कितनी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उसको हम 36 और 36 तो मान रहे हैं, लेकिन वो 36 नहीं है, उनके पास कितना एक्स्ट्रा चला गया, उनके पास 18 एक्स्ट्रा चला गया। अगर 2 संख्याओं के पास 18 एक्स्ट्रा चला गया तो हर एक संख्याओं को आप कितना दे देंगे, तो आप कहेंगे सर हर एक संख्या को हम कितना दे देंगे, 2 संख्याएं तो हर एक को कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, और हर एक संख्या में जितने की वृद्धि करते हैं औसत में भी उतने से वृद्धि हो जाती है। यानी कि 36 में आप 9 जोड़ रहे हैं और 36 में यहाँ सेकंड में भी 9 जोड़ रहे हैं, तो हर एक संख्या को आप कितना मान रहे हैं 45। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 2 शेष संख्याएं बची हैं उनका औसत कितना है 45 है। जो 2 संख्याएं आपके पास शेष बची हैं उनका औसत कितना है 45 है। तो अब आप बताइए हमारे पास जो 2 संख्याएं थी वो किस अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। तो 2 और 3 का औसत कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई 2। संख्या हमने पहली मान ली 2 और दूसरी कितनी 3, उनका औसत कितना आएगा 3 + 2 यानी कि बटे 2 औसत। और यहाँ पर हम औसत की क्या बात कर रहे हैं कि जो 2 शेष बची हैं उनमें से हर एक 45 है, यानी कि उनका औसत कितना है 45। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 45 के बराबर। तो यह 5/2 बराबर किसके 45 के। तो 5 से कितने बार 9 बार कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो छोटी संख्या कितनी है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, कितनी हो जाएगी 36। तो यानी कि छोटी वाली संख्या कितनी निकल आई आपकी 36। यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी में आपको दिया है। ठीक, यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। अगर ये तरीका आपको क्लियर नहीं है, देखिए ये बेस्ट तरीका है, अगर आप इसको चाहें तो बिना पेन चलाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, आपने देखा कि 11 संख्याओं में से हर एक संख्या 36 थी, अब 9 में से हर एक 34 है, मतलब हर एक संख्या में कितने की कमी हुई 2 की।
अब हर एक संख्या में 2 की कमी हुई, मतलब टोटल 9 संख्या है, तो टोटल कितने की कमी हुई? 18 की। तो ये 18 किसके पास गया होगा? तो आप कहेंगे सर ये 18 बाकी 2 संख्याएं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो वो 2 संख्याओं में से हर एक का अनुपात कितना दिया? उन दोनों का अनुपात 2:3 है, यानी कि एक संख्या 2 है तो दूसरी 3 है। अब आपसे बात की जाए कि उन 2 में से हर एक को तो आप कितना मान रहे हो? 36-36 तो मान ही रहे हो ना, क्योंकि 11 में इंक्लूड है वो दोनों। तो उनमें से हर एक को आप 36-36 मान रहे हो, तो ये जो 18 है उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 18 डिस्ट्रीब्यूट किया तो हर एक को कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। तो 36-45 हो जाएगी। 36-45, अगर दोनों में से प्रत्येक 45 है, यानी कि उन 2 संख्याओं का औसत कितना है? 45। अब उन 2 संख्याओं का औसत 45 है, तो यहाँ अनुपात कितना दिया? 2 और 3। 5/2 कर देंगे, औसत आएगा। 2 संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए। 45 के बराबर कर दिया। 1 यूनिट की वैल्यू 18, 2 यूनिट की वैल्यू 36। आपका आंसर कितना आ गया? सी। आप ऐसे कर सकते हैं। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो देखिए आपके पास सेकंड मेथड भी है, आप उस पर जा सकते हैं। एक क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं भाई कि हमारे पास 11 संख्याओं का औसत कितना दिया? 36। तो आप जानते हैं कि एवरेज इनटू नंबर इक्वल टू क्या होता है? टोटल होता है। यानी कि संख्याओं के औसत को यदि उनकी संख्या से गुणा किया जाए तो कुल योग आ जाता है, टोटल आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 11 × 36 करते हैं तो ये 11 संख्याओं का कुल योग आ जाएगा। तो 11 छिक्के 66 की 6, हासिल में कितना आएगा? 6। 11 × 3 = 33 और 6 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 39। ठीक है, तो यानी कि 396 उन 11 संख्याओं का कुल योग हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? अब सेकंड निकालेंगे। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड निकालेंगे। सेकंड कितनी? हमारी 9 संख्याएं थी, उनका औसत कितना दिया? तो आप कहेंगे सर 34। तो उनका कुल योग कितना हो जाएगा? तो 9 × 34 कर दीजिए। तो 9 × 4 = 36 की 6, हासिल में कितना? 3। 9 × 3 = 27 और 3 = 30, यानी कि 306। तो हमने देखा कि 11 संख्याओं का कुल योग कितना? तो आप कहेंगे सर 396। जबकि 9 संख्याओं का कुल योग कितना? तो आप कहेंगे सर 306। तो अगर 11 संख्याओं के कुल योग में से हम 9 संख्याओं के कुल योग को माइनस कर दें तो 2 संख्याओं का कुल योग बचेगा। तो देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो ये 0, ये 9, यानी कि 90। तो हम कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का कुल योग कितना है? 90 है। अगर 2 संख्याओं का कुल योग 90 है तो आप देखिए उनका अनुपात कितना था? 2:3। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक संख्या 2 है, दूसरी 3 है, तो उनका कुल योग कितना हो गया? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर कर दीजिए? 90 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? तो आप कहेंगे 18 × 5 = 90, 18 यूनिट के बराबर। तो आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? छोटी संख्या तो 2 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए बेटा। 2 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 36। तो छोटी संख्या कितनी आ गई? 36। यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। टोटल पे जाके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 11 संख्याओं का कुल योग निकाल लीजिए, 9 संख्याओं का कुल योग निकाल लीजिए और उसमें से आप माइनस कर दीजिए, 2 संख्याओं का कुल योग आ जाएगा। आपको 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 2 और 3, तो कुल योग 5 हो जाएगा। 5 बराबर 90 के, 1 बराबर आपका 18 के हो जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपकी 36 हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कह रहा है भाई आपसे ये कि एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें भुजा BC को आपने D तक बढ़ा दिया। ACD आपको 100 डिग्री दिया है, BC बराबर AC है। तो देखिए यहाँ पर तो पहले कि BC बराबर किसके हैं? AC के हैं। तो आपको एंगल यानी कि कोण ABC बताना है, यानी कि ABC ये वाले कोण का मान आपको बताना है कितना है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज ABC में सबसे पहले आप देखिए, त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें, त्रिभुज ABC में अगर हम त्रिभुज ABC में बात करें तो देखिए आपको क्या क्या दिया है कि AC बराबर किसके है? BC के। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण B हो जाएगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वाला कोण आपका थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा देखिए अगर एक त्रिभुज आपको दिया है ABC और इसकी एक भुजा को आप क्या करते हैं? आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ABC एक त्रिभुज दिया, इसकी भुजा को आपने BC को D तक बढ़ाया, तो ये जो कोण बनता है ये बहिष कोण होता है। ये क्या कहलाता है? बहिष कोण कहलाता है ये। तो ये बहिष कोण बनता है। और बहिष कोण क्या होता है? उसके विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो एंगल ACD आपका बन रहा है, कोण ACD बन रहा है, वो कोण A और कोण B के योग के बराबर होगा।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं बहिष्ठ कोण प्रमेय से कि एंगल ए सी डी बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के। तो एंगल ए और बी को हमने कितना मान लिया, थीटा मान लिया, और थीटा की वैल्यू हमें निकाल ली है। तो ए सी डी आपको कितना दिया, आपको 100 दिया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 100 डिग्री बराबर किसके, थीटा प्लस थीटा के। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 100 के बराबर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 50 डिग्री के बराबर। तो यानी कि आपका एंगल ए भी 50 है और एंगल बी भी आपका 50 डिग्री है। आपसे क्या पूछा गया था, एंगल ए बी सी यानी कि बी पूछा गया था, 50 डिग्री आपका आंसर हो गया है। किस ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा कि त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके विपरीत कोण बराबर होते हैं, पहली चीज। दूसरी, बहिष्ठ कोण प्रमेय। अगर किसी त्रिभुज की आप एक भुजा को आगे की तरफ बेटा बढ़ाते हैं तो इसमें जो बाहर की तरफ कोण बनता है वो उसके विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसको हम बहिष्ठ कोण प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से ये जाना जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, और ये हमारे पेपर का आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि ए का 2/3वां हिस्सा बी के 4/5वें हिस्से के बराबर है तो आपको ए अनुपात बी, ए कॉमा बी नहीं बेटा, ए अनुपात बी कर लेना यहाँ पर, ए अनुपात बी, क्योंकि ऑप्शन में अनुपात दिया है तो आपको ए अनुपात बी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए का 2/3 बराबर किसके है, तो आप कहेंगे सर बी के 4/5 से। तो इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या, आप 2 से 4 को काट दीजिए 2 बार, ए अनुपात बी निकालना है तो ए के बटे में किसको ला दीजिए, बी को ला दीजिए। तो 3 कहाँ चला जाएगा गुणा में, 3 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 5। तो आपका ए अनुपात बी कितना निकल आया, तो आप कहेंगे सर 6:5। यही आपका आंसर है। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर है। तो इस प्रकार देखिए हमने जो हमारे एसआई का पेपर था 26 अक्टूबर 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का, इसके ओवरऑल 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। हमने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी थे सारे बेसिक लेवल के हैं, कोई भी आपका हाई लेवल का नहीं है। लगभग उन्होंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। रेशियो से भी क्वेश्चन दिया है, परसेंटेज से भी क्वेश्चन आया है, कंपाउंड से भी क्वेश्चन आया है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी आपका क्वेश्चन आया है। तो आपको लगभग ये टॉपिक कवर करते हुए चलना है। चलिए, ये तो हमारे पेपर की बात हो गई। अगर आपने अभी तक हमारा ये ऑफिशियल ऐप स्टडी अड्डा डाउनलोड नहीं किया है बेटा तो इसको डाउनलोड कर लें, काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लेटफॉर्म एक साथ आपको मिल रहे हैं। यदि आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड वीडियो प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर, साथ ही आपको उनका PDF भी अवेलेबल है। इसी प्रकार यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके वीडियोज़ प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर और उनका PDF मिल जाएगा। साथ में जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको और भी फीचर्स हैं, जब आप उसको ऑपरेट करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएंगे। तो देर ना करें, ठीक है, जल्दी इसे डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।